नमस्कार, बीएनडी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और पहले चैप्टर की मैं बात करता हूं तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मैं लैब असिस्टेंट की बात करूं तो इसमें 3 टॉपिक मेंशन है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, गाउस के नियम और उसका उपयोग हम पढ़ने वाले हैं। गाउस का नियम, गाउस का नियम एवं उसके उपयोग। तो चलिए पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हमें चार्ज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कूलाम ने 2 चार्ज के बारे में कुछ अपना नियम दिए थे। तो सबसे पहले हम चार्ज की बात कर लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज बोले तो आवेश। तो डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको चार्ज के बारे में बताऊं, उसके बाद में सीधा हम कूलाम के नियम पे चलेंगे और कूलाम के नियम को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है। तो चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। जिसमें पहला आएगा धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। देखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में थेल्स नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिफाइन किया था कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एटम, वैसे जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि चार्ज जो है वो उसको लिखते किससे है। देखो, Q इज इक्वल टू होता है IT। Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है। यहीं से Q की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I बाई टी। अगर मुझे आवेश का मात्रक पता करना है तो करंट का मात्रक कितना होता है? एम्पियर। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो एम्पियर इनटू क्या हो जाएगा? सेकंड। और एम्पियर इनटू सेकंड को ही कूलाम के नाम से जानते हैं। तो कूलाम किसका मात्रक हो गया? आवेश का। अगर हम आवेश के अन्य मात्रकों की बात करें, आवेश के अन्य मात्रक, जिसमें सबसे पहला है 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलाम। 1 मिली कूलाम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलाम। 1 पीको कूलाम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 कूलाम। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं कि माइक्रो, मिली, पीको, इन सब के बारे में हम डिटेल से लिख लेते हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहले नंबर पे आता है डेसी। उसके बाद में हम बात करेंगे सेंटी की। उसके बाद में आएगा मिली। उसके बाद में आएगा माइक्रो।
देन नैनो और देन पीको। ये है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो और पीको। पीको देखो, डेसी इज इक्वल टू हम लिखेंगे 10 टू द पावर -1, सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर -2, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 और लास्ट में पीको 10 टू द पावर -12। ये सारी की जितने भी यूनिट है, ये चार्ज जितने भी न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे होंगे उन सब में ये काम आ रही होंगी। तो इनको याद कैसे करेंगे? देखो 3-3 के ग्रुप बना के आप याद कर सकते हैं। डेसी, सेंटी, मिली। मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। डेसी, सेंटी, मिली, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3। माइक्रो, नैनो, पीको। क्या बोला मैंने? माइक्रो, नैनो, पीको। माइक्रो स्टैंड फॉर 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पीको 10 टू द पावर -12। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। अभी हमने छोटी यूनिट याद की है, इसी तरह से हम बड़ी यूनिट भी याद करते हैं। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा डेका, उसके बाद मैं लिखूंगा हेक्टा। डेका, हेक्टा, किलो। डेका, हेक्टा, किलो। मेगा, गीघा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीघा, टेरा। क्या लिखेंगे? टेरा। इसको बोलेंगे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा और टेरा। डेका इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1, हेक्टा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, किलो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, मेगा कितना होता है? 10 टू द पावर 6, गीगा कितना होता है? 10 टू द पावर 9 और टेरा कितना होता है? 10 टू द पावर 12। देखो इसके भी 3-3 के ग्रुप बना के हम याद करेंगे। डेका, हेक्टा, किलो। डेका, हेक्टा, किलो। देन मेगा, गीगा, टेरा। 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, 9 और 12। देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। किलो को हम किससे लिखेंगे? के से। उसके बाद क्या आएगा? मेगा, एम। उसके बाद क्या आएगा? गीगा। उसके बाद क्या आएगा? टेरा। तो पहले हम के बी लिखते हैं, उसके बाद एम बी आया, उसके बाद क्या आया? जीबी, और जीबी के बाद ही तो देखोगे टीबी। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? टीबी। टीबी से हम क्या याद रखेंगे? टेरा, और टेरा से याद रखेंगे 10 टू द पावर 12। याद हो जाएगा। ये अन्य मात्रकों में जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व कर रहे होंगे तो इन सबकी जरूरत पड़ेगी, तो आप सबको याद रखेंगे इनको। देखो छोटी जो यूनिट है उसमें हमने क्या याद किया था? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। और बड़ी यूनिटों में हमने क्या याद किया है? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। डेका 10 टू द पावर 1, हेक्टा 10 टू द पावर 2, किलो 10 टू द पावर 3, मेगा 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9 और टेरा 10 टू द पावर 12। आगे बढ़े। देखो इसके बाद में हम आवेश के बारे में बात करें तो आवेश एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आवेश को दिशा से कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट है दिशा की, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि आवेश एक अदिश राशि है। भाई राशियां कितनी होती है? सदिश और अदिश। आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की हमने यूनिट देख ली है सर, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। चार्ज के अन्य मात्रक अपन ने देख लिया है, और उसके बाद में चार्ज की विमा हमने देखनी है अभी कि चार्ज की विमा क्या होती है। और चार्ज सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो हम बोलेंगे चार्ज एक अदिश राशि है। उसके बाद में अगर मैं इसकी विमा की बात करूं
तो भाई Q इज इक्वल टू IT होता है। तो आवेश की विमा निकालने के लिए, क्या करने के लिए, आवेश की विमा अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या पता होना चाहिए, धारा की विमा, धारा की विमा पता होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, समय की विमा। क्लियर है क्या? देखो, क्या धारा की विमा A होती है क्या, समय की विमा T होती है क्या, तो हम बोलेंगे A1 और T1, और विमा को हमेशा किस में बंद करते हैं, बॉक्स के अंदर। तो बताओ आवेश की विमा क्या हो गई, डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश की विमा हमारे पास आ गई A1 T1, याद रहेगा। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू A1 और T1। ठीक है, इसके बाद में मैं आवेश में थोड़ी बात करूं तो क्वांटाइजेशन की मैं बात करूंगा आवेश के बारे में। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो आवेश का क्वांटीकरण ये बोलता है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना होता है, NE। डिटेल में 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे Q क्या है सर, Q है चार्ज, मतलब आवेश। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है सर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। माइनस लगाना ना भूलें। देखो अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता देता हूं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ना वो प्लस में होता है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 0। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धनात्मक। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो क्वांटाइजेशन में हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होगा। जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। कितना होता है, माइनस में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। याद रहेगा क्या? चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। भाई हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि Q इज इक्वल टू सर NE होता है। अगर एक कूलम दिया गया है, इसका मतलब Q का मान दिया है क्या, तो Q का मान कितना दिया है, 1 कूलम। ठीक है, Q की जगह क्या रखेंगे, 1 कूलम। किसका मान पूछा है, N का मान पूछा है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो निकालनी है अपने को। और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है क्या। ठीक है सर। अब देखो N का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1/1.6
इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 19। अब इस 10⁻19 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा 10⁻19 प्लस में, और नीचे क्या बचेगा 1.6। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, 10 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10⁻18। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो 1.6 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1.6। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को भी हटाने वाला हूं। जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूं ना, जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 और नीचे कितना बचेगा 60 इंटू 10⁻, कितना बचेगा 18। देखो डिवाइड करो, 16 छिक्की 96, कितने बच गए 4 बच गए, पॉइंट लगाया कितने हो गए 40, 16 दूनी कितने होते हैं 32, कितने बच गए 8 बच गए, जीरो आया कितने हो गए 80 हो गए, 16 पंजो कितने हो गए 80 इंटू 10 की घात 18 बची हुई थी क्या। तो हम सीधा बोलेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज, तो आंसर क्या आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, एक कूलम्ब आवेश में। समझ में आ गया, आगे बढ़े। उसके बाद देखो क्वांटाइजेशन के बाद में हम अब सीधे कूलम्ब के नियम पर आते हैं कि कूलम्ब का नियम आवेश के बारे में क्या बता देता है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर उसके बाद में उसको ध्यान से समझेंगे। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम, ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है कूलम्ब का नियम। कूलम्ब के नियम पढ़ने से पहले चार्ज के बारे में पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा चार्ज के बारे में बता दिया। अब हम कूलम्ब के नियम की चर्चा करेंगे। देखो कूलम्ब का नियम क्या बोलता है कि दो बिंदुवत आवेश हैं, स्थिर रखे हुए हैं। मान लिया मैंने एक आवेश है जिसका वैल्यू है Q1 और दूसरा आवेश है वो है क्या Q2 है। ये जो दोनों है वो r दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच में या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो समानुपाती होगा इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के। इसको मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं पहले। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो मैंने क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेश है हमारे पास, पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश कौन सा है Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R दूरी है। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा और जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इस स्टेटमेंट से हम मैथमेटिकली लिखेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे कि लगने वाला बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 इंटू Q2, दोनों के परिमाणों को गुणनफल करो, समानुपाती का चिन्ह लगाओ, हो जाएगा। उसके बाद में हम बोलेंगे कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहां r क्या है, बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। आगे अगर हम बढ़े तो अगर इस समानुपाती के चिन्ह को मुझे हटाना है
तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहां से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, तो कोई कांस्टेंट यूज लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी फिक्स वैल्यू है, स्थिरांक यूज लेते हैं। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, जो स्थिरांक यूज लेने वाले हैं उसको बोलेंगे के। तो मैं लिखूंगा यहां पे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है कूलाम का नियम। अब मैं बात करता हूं कि के क्या है। तो के की कुछ वैल्यू होती है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल होता है, 9 इंटू 10⁹9। 9 इंटू 10⁹9। ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे के बारे में कुछ जानकारी पता करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, के का मान निकालते हैं यहां से। तो के बराबर कितना आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर। के की वैल्यू यहां से निकालेंगे, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 नीचे चला जाएगा, Q1 और Q2। अब मुझे क्या करना है, के का मात्रक पता करना है। सबसे पहले के है क्या, तो के एक समानुपाती स्थिरांक है। क्या है, समानुपाती स्थिरांक, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इसका मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁹9। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसकी यूनिट निकालने वाला हूं। तो इसकी यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं क्या। इसकी यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फोर्स है, ये क्या है, दूरी है, ये Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है। तो अगर मुझे इसकी यूनिट चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूं, फोर्स की यूनिट N न्यूटन होती है, ये क्या है, दूरी है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और कुलाम मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिखूंगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, के का। के है क्या, एक समानुपाती स्थिरांक है। क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है जिसका मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। याद रहेगा। अब ध्यान से देखो, K इज इक्वल टू हमने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यही वैल्यू होती है किसकी, K की। तो अब हम बात करते हैं ये क्या है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। सर ये क्या होता है, इसकी वैल्यू है ना वो फिक्स्ड होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है, आपको सीधा याद रखना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। क्या, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ये यूनिट भी आपको याद रखनी है। अभी हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे निकालेंगे। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो इसी पे बेस्ड होगा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। सर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर हमें पता करना है तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालो। तो यहां से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें किसका मात्रक पता करना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू F। Q1 क्या है, आवेश है सर, Q2 क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। Q2 का मात्रक भी क्या होगा, कूलाम। तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। देखो R क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और F क्या है, न्यूटन है, तो मात्रक क्या लिखा है मैंने, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या लिखा है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी वीमा की, तो वीमा कैसे निकालेंगे। देखो एप्सिलॉन नॉट की वीमा,
एप्सिलॉन नोट की विमा, क्या बोलेंगे इसको? एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट, इसकी हमें क्या निकालनी है? विमा निकालनी है। क्या निकालनी है? विमा। देखो एप्सिलॉन नोट की विमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अभी हमने क्या पढ़ा है कि F इज इक्वल टू होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर। सबसे पहले एप्सिलॉन नोट का मान निकाल लो। देखो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू F। तो Q1 की विमा क्या होती है? Q बराबर आई टी होता है क्या? और I की विमा क्या होती है? A। और T की विमा क्या होती है? T। तो A1 T1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A1 T1। ठीक है सर। Q2 की विमा भी क्या होगी? A1 T1। ठीक है सर। R क्या है? दूरी है। दूरी की विमा क्या होती है? L स्क्वायर। R स्क्वायर है तो L स्क्वायर। F की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2। अरे हम जानते हैं ना F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। जहाँ M क्या है? मास है। A क्या है? एक्सेलरेशन है। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और ये क्या है? त्वरण। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? द्रव्यमान की क्या लिखेंगे? विमा। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M1। और A की विमा क्या होती है? L1 T-2। ये विमा किसकी आ गई? फोर्स की। इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो देखो A स्क्वायर हो जाएगा। पहले ऐसे लिख लेते हैं। M नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? M-1। अच्छा L यहां पे है और L ऊपर है। यहां पे 3L है तो ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? -3। T की अगर मैं बात करूं तो ऊपर देखो T स्क्वायर तो ऊपर हो गया और यहां से जाएगा तो कितना हो जाएगा? T4। नहीं आए समझ में? वापस देखते हैं। देखो M है, M को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या आता है? MLT के फॉर्म में लिखते हैं विमा को। तो L क्या है? L यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? 1 है। 2 और 1 3 हो जाएंगे क्या? ऊपर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा क्या? तो L कितने लिखेंगे? -3। अब T की बात करते हैं। देखो T कितना है? यहाँ पे T-2 है और एक T और एक T कितने हो गए? T स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो कितना होगा? ये भी प्लस। तो T की पावर क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद में क्या बच गया? A। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, कितने हो जाएंगे? 2। ये किसकी विमा आ गई? एप्सिलॉन नोट की। किसकी विमा आ गई? एप्सिलॉन नोट की। ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट की विमा कितने आ गई? M1 M-1 L-3 T4 A2। ये किसकी विमा आ गई? एप्सिलॉन नोट की। ठीक है आगे बढ़े। अगर मैं बात करूं कूलाम के नियम की तो एक न्यूमेरिकल करते हैं कूलाम के नियम पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल 3 न्यूटन है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल 3 न्यूटन है जब आवेशों के बीच की दूरी, जब आवेशों के बीच की दूरी r हो। यदि आवेशों के बीच की दूरी, यदि आवेशों के बीच की दूरी को, यदि आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, आवेशों के बीच की दूरी को
2 गुना आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य नया बल कितना होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि दो आवेश एक r दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितना है, 3 न्यूटन बल काम कर रहा है। जब आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बल कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो क्या दो आवेशों के बीच में बल बताने के लिए कूलाम के नियम को अप्लाई करना पड़ेगा क्या। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है, कूलाम का नियम बोलता है कि सर F है ना वो बराबर होता है किसके, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कब, जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो, R। दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर R है तो F इज इक्वल टू लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब ऐसा किया गया था तो F का मान कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि F का मान 3 न्यूटन था। कितना था, 3 न्यूटन। तो यहाँ पे हम 3 तो पुट कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आवेश पहले R दूरी पर रखे हुए थे, अभी वही आवेश के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया गया है। इसका मतलब पहले R दूरी थी, अब बीच में दूरी बढ़ा दी गई है और कितनी कर दी गई है, 2R कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 2R। तो अब बल कितना काम करेगा, तो देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको F डैश मान लेते हैं। अब की बार जो बल कार्य कर रहा है उसका मान कितना मानेंगे, F डैश। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई आवेश तो पहले भी उतने ही थे और अभी भी आवेश तो वही है, आवेश थोड़ी बदले हैं। तो आप बीच की दूरी बदली है, बीच की दूरी का ही तो स्क्वायर करते हैं। तो अब की बार दूरी कितनी है, 2R। 2R ही तो है, तो 2R का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2R का होल स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर आ जाएगा क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का मान कितना है, 3 है क्या। तो क्या K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह 3 लिख सकता हूं क्या। तो अब की बार जो मेरे पास बल आया, अब की बार जो बल आया F डैश, वो कितना होगा, अब की बार जो बल आया वो कितना होगा, इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा, देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और नीचे 4 बचा है। तो 3/4 बल हमारे पास प्राप्त हुआ, 3/4 न्यूटन। समझ में आ गया। अगर दोनों आवेश के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो देखो यहां से रिलेशन भी अगर आप देखोगे ना तो दूरी बढ़ेगी तो बल घटने वाला है। तो बल घटा ही तो है, पहले कितना था 3 न्यूटन और अब कितना है 3/4 न्यूटन, 3 से तो कम ही है। तो अब जो बल लग रहा है वो क्या है, कम प्राप्त हुआ है हमें पहले की तुलना में। तो बीच की दूरी बढ़ाने पर बल का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और थैंक यू, धन्यवाद।